हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान से हम 192 क्वेश्चन कर चुके थे। अब पढ़ेंगे हम 193 से। आइए दोस्तों, नागरिकता से संबंधित पढ़ते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं जो एनटीपीसी एग्ज़ाम, ग्रुप डी एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, इन एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, आपको ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकते हैं, लेकिन आपको यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा और ऐसे एग्ज़ामों की आपको आदत लग गई तो सोचो आप क्वेश्चन को यूँ ही सॉल्व कर दोगे। स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में 12 साल रहा हो प्राकृतिक करण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से प्रव्रजन कर अब पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया है, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 वर्णन है। भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 है जिसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 है जिसमें नागरिकता का वर्णन है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है जिसमें मूल अधिकारों का वर्णन है। और भारत के संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार है वर्तमान में। भाग 4 में 36 से 51 तक अनुच्छेद है जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व विद्यमान है। भाग 4 के में अनुच्छेद 51 के है जिसमें मूल कर्तव्य का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6BI के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से प्रव्रजन किया और वह अपने प्रव्रजन की तिथि से भारत के राज्य क्षेत्र में समान रूप से निवास कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवेश कर चुके हैं, भारत में प्रवास कर चुके हैं, मतलब आवास कर चुके हो? तो भाग 2 में है नागरिकता संबंधी। देखिए, भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आप जानते हैं, भाग 36 से लेकर 51 तक है। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है जो अनुच्छेद 51 के में है, वर्णन है। भाग 9 में पंचायत से संबंधित है। भाग 9A में नगर पालिका से संबंधित है। भाग 9B में सहकारिता समितियों से संबंधित है। भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित है और भाग 20 में संविधान संशोधन का वर्णन है। भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है? नागरिकता के बारे में। नेक्स्ट आते हैं, संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? तो किस में है? नागरिकता अधिनियम 1955 में। आपको यह याद नहीं होगा, इस वजह से मैं आपको उल्लेखित कर देता हूँ, व्याख्या कर देता हूँ इसकी। संविधान के प्रारंभ होने के बाद नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। प्रासंगिक भारतीय कानून नागरिकता अधिनियम 1955 है जिसे नागरिकता अधिनियम 1986, नागरिकता अधिनियम 1992, नागरिकता अधिनियम 2003 और 7 जनवरी 2004 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई और 3 दिसंबर 2004 को यह अस्तित्व में आया। नागरिकता अध्यादेश 2005 के द्वारा संशोधन किया गया था। नागरिकता अध्यादेश 2005 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया गया। यह 28 जून 2005 को अस्तित्व में आया। इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? तो कौन सी शर्त नहीं है? संपत्ति अधिग्रहण नहीं है, जबकि जन्म, वंश, देशीकरण ये सब है।
नेक्स्ट मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं। 201 क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। 17 में समानता अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधित है और अनुच्छेद 16 में लोक नियोजनों के अवसरों में समानता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 18 में राज्यों को सेना या विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करने पर रोक एवं भारतीय नागरिकता का विदेशी राज्यों की उपाधियों प्राप्त करने का प्रतिबंध है। आगे आते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा लिया गया? तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भारत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। देखिए, पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, आगे इसको 300 क में विधिक अधिकार के रूप में रख दिया गया। निम्न में से किस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है। कुल कितनी रिट है? 5 रिट है। देख लीजिए इनको। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि भारतीय संविधान बोले तो सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार है और उच्च न्यायालय को 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार है। आगे आते हैं, भारतीय संविधान के प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये अनुच्छेद 15 में वर्णित है कि किसी नस्ल, धर्म, जाति या जन्म के स्थान पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में वर्णित है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण दिया गया है। आगे आते हैं, इनमें से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार नहीं है? तो ये अधिकार परीक्षा एक ऐसी रिट है जिसका हकदार व्यक्ति अधिकारी नहीं है तो उसको उस कार्य को रोकने की रिट है ये। देखिए, भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत भारत में क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय बोले तो 232 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करने का अधिकार है इनको। कौन कौन सी रिट है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधाज्ञा और उत्प्रेषण अधिकार परीक्षा, ये 5 रिट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संरक्षण के लिए संबंधित है अनुच्छेद 30। इसके बारे में बताना चाहूँ, चलो इसको याद है आपको, चले आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। इसमें आपको छोटा सा बता देता हूँ संक्षिप्त में। इसमें अनुच्छेद 23 में मानव का दुर्व्यवहार, बेरोजगारी प्रथा से संबंधित है, बालाश्रम से संबंधित है, जबकि 24 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कारखाने में कार्य करने की रोक से संबंधित है अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुसार कि आयु तक के बच्चे मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो कितने? 6 से 14 वर्ष के बच्चे। तो पूछा है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुक्त। देखिए, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत भारत संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। इसमें है अनुच्छेद 21A में वर्णन है इसका। आगे आते हैं, भारत के दुर्व्यापार का प्रतिषेध भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 के अंतर्गत है। दुर्व्यापार बोले तो बालाश्रम संबंधी, बेगारी प्रथा संबंधी, ये अनुच्छेद 23 में वर्णन है इनका। और अभी मैंने आपको 24 बता ही दिया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाई का हक है बिल्कुल। नेक्स्ट, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार
14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन से संबंधित में नियुक्ति नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 24 में है ये। इनको पढ़ाई करने का अधिकार है, काम करने का अधिकार नहीं। इनका कारखाने और कारखानों में इनको काम नहीं करने देते अनुच्छेद 24, क्योंकि अनुच्छेद 24 में वर्णन है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे पढ़ाई करेंगे भाई, कारखाने में काम नहीं कर सकते। आगे आते हैं भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था। तो 44वें संविधान संशोधन हुआ था 1978 को, और 1978 में यह हुआ था संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया, और विधिक अधिकार कौन सा अनुच्छेद में 300 में इसको रख दिया। आगे आइए, निम्नलिखित में से किसके अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के समान रूप से लागू होते हैं। तो ये विधि का शासन है भारत में, तो सभी के लिए समान होते हैं कानून। आगे आते हैं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है। संवैधानिक उपचारों से अभिप्राय है कि किसी भी नागरिक को लगता है कि देखिए ये ऑप्शन मुझे यही लग रहा है, किसी भी नागरिक को लगता है कि सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वे न्यायालय जा सकते हैं। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आगे आते हैं, निवारक निरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है। तो निवारक निरोध भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 में वर्णन है इसका, निवारक निरोध का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंधित करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंधित करता है। तो आप जानते हैं कौन सा है, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर अनुच्छेद 15 है। भेदभाव नहीं कर सकते अनुच्छेद 15 में। भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है। तो अभी आपने देखा अनुच्छेद 22 से लेकर 36 तक, बोले तो 35 तक क्या है, मूल अधिकार है, जबकि इसमें 40 दिया हुआ है, तो इसमें मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है। ये ग्राम पंचायतों से संबंधित है अनुच्छेद 40। नेक्स्ट आते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्रमाण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो यह है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें दी हुई है, अनुच्छेद 21 में। आगे आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान है। मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 12 से 35 तक है। आगे आते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो शिक्षा के अधिकार से अभी आपको बताया था अनुच्छेद 21 में वर्णित है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। निजता का अधिकार, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस KS पुट्टास्वामी बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकारों के रूप में मान्यता दी थी, मुख्य रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से संबंधित है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 222वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। इसमें 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़कर इनमें से किस अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मूल अधिकारों की श्रेणी में सूची में रख दिया गया है। तो यह है अपना शिक्षा का अधिकार। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया। तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया था, और इसे लागू कब किया गया था, 2010 में। 1 अप्रैल 2010 में प्रभावी हुआ था ये शिक्षा का अधिकार। आगे आते हैं, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, जिसे प्रभावी किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। आगे आते हैं, राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और
अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो कार्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा को अनुच्छेद 21A के तहत 21A के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो आप यही क्वेश्चन को देखकर टिक कर सकते थे। आगे आते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में इनमें से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में किसी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो उसके लिए जाने के समय अपराध नहीं था। आगे आते हैं, देख अनुच्छेद 20 में क्या वर्णन है। कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि द्वारा अतिक्रमण नहीं किया है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? संपत्ति अर्जन करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अवसर की समता अनुच्छेद 16 में वर्णित है। देखिए, लोक नियोजन बोले तो सरकारी नौकरियों के विषय में अवसर की समता का उल्लेख किया गया है। इसके तहत सभी नागरिकों को नियोजन में बराबर का अवसर पाने का अधिकार है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष उपबंध किए जाने से निर्वारित नहीं किया गया है। नेक्स्ट, इनमें से क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो क्या नहीं है? भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी धर्म को बढ़ावा देना ये भारत के संविधान में वर्णन नहीं है इसका। आगे आते हैं, कौन सा अनुच्छेद जीवन और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 21। देखिए, अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अनिवार्य अर्जन निश्चित है। मतलब कहने का मतलब संपत्ति का अनुच्छेद था 31, इसको निश्चित कर दिया गया है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण है। तो इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है? तो कौन सा है? लोक नियोजन के अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में वर्णित है। नेक्स्ट आते हैं, मान लीजिए कि एक सशक्त बल के किसी अपराधी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया है। तो इस स्थिति में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? तो ये किसका हो रहा है? समानता के अधिकार को। और अनुच्छेद 15 के तहत वर्णन है जाति लिंग भेदभाव के द्वारा, मतलब ये देख अनुच्छेद 15 में मूल वंश लिंग जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है यह। नेक्स्ट आते हैं, मूल अधिकारों के हनन के मामले में भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है? तो अनुच्छेद 32 में सीधे याचिका दायर की जा सकती है उच्चतम न्यायालय में। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानक तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है। नेक्स्ट आता है, अगस्त 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में संलग्न नहीं किया जाएगा? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24 में वर्णन है। नेक्स्ट आते हैं 6 से, दोस्तों यह क्वेश्चन वही रिपीटेड है, देखो एक बार। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों
6 से 14 वर्ष की आयु के बीच माता पिता या अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। यह कब शिक्षा के अधिकार कानून का हिस्सा बना? तो यह 2009 में बना था। देखिए इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे हम। संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध करेगा। यह अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया था। संसद की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया था और इसे लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को किया गया था। तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? कानून अधिकार का हिस्सा ये 2009 में बना था। आगे आते हैं। भारत के संविधान में मूल अधिकारों के अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध है। काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीटेड है। संविधान के भाग 3 के तहत 3 में निहित अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो अनुच्छेद 3 में क्या है? मौलिक अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? भाग 3 में। नेक्स्ट आते हैं। भारतीय संविधान के शिक्षा का अधिकार को 86वें संविधान संशोधन 2002 में मौलिक अधिकारों के अध्याय में एक नया अनुच्छेद 21A शामिल करके जोड़ा गया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इस वजह से बार बार क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है। भारतीय संविधान के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार का हिस्सा है? तो ये स्वतंत्रता का हिस्सा है, ये अनुच्छेद 21 के तहत है। आइए भारतीय संविधान के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में वर्णन है इसका। आगे आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 में क्या है? ये अपना समानता का अधिकार है। 15, 14 से 18 तक समानता का अधिकार, एक बार इसको देख लीजिए। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, प्रजाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध है। अनुच्छेद 16 में रोजगार के मामले में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता समाप्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। निम्नलिखित में से दोस्तों वही क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं इसको नहीं बताऊंगा, 2002 में पढ़ लेना। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, समान न्याय, निःशुल्क एवं विधिक सहायता का अधिकार है। मौलिक अधिकार पूछा है, कौन सा नहीं है? इसके बाद संभाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दोस्तों कंफ्यूज हो गया मैं, समान न्याय एवं ये गलत है, जबकि हम जानते हैं 6 अधिकार हैं। 6 अधिकारों के बारे में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 44वां संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों मैं भी परेशान हो जाता हूँ, बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो आपको तो याद होगा ही, ज़्यादा पढ़िए तो अच्छा है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो ये संभाषण का अधिकार। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णन है? तो किसे मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान की आत्मा के रूप में वर्णन है मौलिक अधिकारों का। नेक्स्ट, यदि लोग एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो इसे किस मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है? तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। या सांस्कृतिक शिक्षा, दोस्तों ये किससे संबंधित है? आइए फिर से दोबारा देखते हैं। यदि लोगों के विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। तो धार्मिक तो अलग है दोस्तों, जबकि किसे ये अपना सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों का संबंधित है। इसे आगे आइए देखिए, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 में वर्णन है इनका। तो ये क्वेश्चन किस में आएगा? सांस्कृतिक एवं शिक्षण अधिकार से संबंधित है। भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद है?
भाग 3 में। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तारी के स्थान मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर उक्त गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। संसद द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 के अधिनियम से संबंधित है। दोस्तों थक गया इस क्वेश्चन से बार बार में। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया था मौलिक अधिकारों का प्रावधान। नेक्स्ट आते हैं, भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? तो ये हमारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, बता दिया आपको पूर्व में। भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भारत में कारखाने में रोजगार प्राप्ति की अनुमति आयु क्या है? ये 14 वर्ष है कम से कम। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो ये भाग किसमें? भाग 3 में। नेक्स्ट आते हैं, गोपनीयता का अधिकार भारत के किस संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किस का एक अभिन्न हिस्सा है? ये मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों को बच्चों, महिला, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार है? भाग 3। नेक्स्ट, मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के 12 से 35 के अनुच्छेदों में शामिल किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिकता का मूलभूत अधिकार नहीं है? निजता का अधिकार नहीं है, मूल अधिकार। आगे आते हैं, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार हमारा समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, और हमारा कौन सा जीने का अधिकार है, जबकि देश की रक्षा का अधिकार हमारा मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार नहीं। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है? व्यवसाय के अधिकार की गारंटी नहीं देता है, जबकि स्वाधीनता के अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। आगे आते हैं, भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। नेक्स्ट आते हैं, परमादेश रिट क्या है? परमादेश रिट में किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों को पालन कराना है। बोले तो न्यायालय द्वारा आदेश देकर उसके कर्तव्यों को पालन कराना होता है। उस रिट का नाम क्या है? उस रिट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तार का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट आते हैं, 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध है। तो कौन सा है? धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 23 में वर्णन है इसका। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। आइए, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान में कार्य की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिव्यक्ति से संबंधित है। तो किसको है? अनुच्छेद 51 को। अनुच्छेद 51 को अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 49। नेक्स्ट आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता।
नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है? अनुच्छेद 44 में। याद रखना, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना है? तो यह है अनुच्छेद 44 में। इसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। संविधान के भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशित तत्वों के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा, और ये सबसे पहले गोवा ने किया था। आइए, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44। नेक्स्ट आते हैं संविधान के अनुच्छेद जो राज्य के नीति निर्देशित तत्वों में से एक को प्रतिष्ठापित करता है। यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और ऐसी शक्तियां और प्राधिकरण प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। तो अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का अनुच्छेद 40 में है, ग्राम पंचायतों से संबंधित। आगे आइए, भारत के संविधान का यही क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, ग्राम पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद 40 है। नेक्स्ट आते हैं राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में नीति निर्देशित तत्वों का वर्णन है। इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तत्वों को अनोखी विशेषता वाला बताया। नेक्स्ट आते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता कहा? तो यही क्वेश्चन बार बार में दोबारा गया जो अभी पढ़ा था, राज्य के नीति निर्देशित तत्वों को ये भारत के संविधान की अनोखी विशेषता कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशित तत्व से। भारत सरकार द्वारा अधिगृहित निम्न में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशित तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? भवन निर्माण संबंधी उपनियमों की तैयारी। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्वों का उल्लेख किया गया है? तो ये राज्य के नीति निर्देशित तत्वों का। नेक्स्ट आते हैं, भारत के संविधान के भाग 4 में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख है, और किस में है? समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यह लागू है, समान नागरिक संहिता बोले तो अनुच्छेद 44 लागू है। नेक्स्ट आते हैं, समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है? तो ये अनुच्छेद 51 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 50 में इसका वर्णन है और भाग 4 में इसका उल्लेख है। देखिए भारतीय संविधान के तो किस में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। देखिए कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग राज्य के नीति निर्देशित तत्व सिद्धांत से वर्णन है, और ये भाग 4 में अनुच्छेद 50 में इसका पृथक्करण किया गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का। नेक्स्ट आते हैं, राज्य की नीतियों के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सच नहीं है? तो देखिए नीति निर्देशित तत्वों के बारे में, नीतियाँ बनाने और कानून अभिनीत करते हुए राज्यों को ध्यान में रखने वाले आदर्शों को दर्शाता है। बिल्कुल सही बात है। बेसमुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं और इसलिए सामाजिक और समाजवादी है। बिल्कुल सही बात है। ये उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय नहीं है। ये तीनों ही सही है, जबकि चौथा गलत है, क्योंकि प्रवर्तनीय बोल रहा है तो गलत है। आगे आते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज। भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से। नेक्स्ट आते हैं,
देख थोड़ा सा इसके बारे में फिर से बता देता हूँ, क्योंकि आपको बार बार बोलूँगा तो आपको याद हो ही जाएगा। भाग 4 ए मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशित तत्व से संबंधित है, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो किसमें मौलिक कर्तव्यों को ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया था। आगे आते हैं, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो वही क्वेश्चन 42वें संविधान 1976 द्वारा। और थोड़ा सा इसमें दिया हुआ है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भाग 4A में शामिल किया गया था। आगे आते हैं और देखिए 42वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था? 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता को जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा था, ये बताइए आप। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का उल्लेख किया गया है 11वें मौलिक कर्तव्य में। 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा भारत के मौलिक कर्तव्यों के खंड के तहत कौन सा अतिरिक्त कर्तव्य शामिल किया गया था? तो यह भी रिपीटेड हो चुका है क्वेश्चन। यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति चालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान कराए। नेक्स्ट आते हैं, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आता है? मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट आते हैं, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक अध्याय 4A जोड़ा गया जिसमें मौलिक कर्तव्यों से संबंधित केवल एक अनुच्छेद 51A शामिल था? किसमें? अनुच्छेद 42 में। भारतीय संविधान के दिए गए मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, मौलिक कर्तव्यों के बारे में भविष्य के लिए पैसा बचाना मौलिक कर्तव्य गलत है। जैव विविधता संरक्षण करना एवं मौलिक कर्तव्य है। माता पिता की आज्ञा मानना एक मौलिक कर्तव्य है नहीं। जबकि कौन सा है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो ये रिपीटेड हो चुका है क्वेश्चन बार बार में, मैं भी थक चुका हूँ इससे। आगे फिर से आते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, चलो कर ही देते हैं क्योंकि आपको ज़्यादा याद होगा। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की सूची में 11वें मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था? 2002 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो ये भाग अनुच्छेद 51A भारतीय संविधान के भाग 4A में शामिल क्या है? 11 मौलिक कर्तव्य है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में पहला मौलिक कर्तव्य है। याद रखना, ये पहला मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट, स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में निम्न में से किसे शामिल करने की सिफारिश की? मौलिक कर्तव्यों को। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य 2002 में संविधान की 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो कौन सा जोड़ा गया था? माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा अवसर प्रदान कराए।
यही क्वेश्चन फिर से रिपीटेड हो चुका है। मौलिक कर्तव्य देखिए, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा भारतीय संविधान में और कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए? एक और जोड़ा गया था, पहले 10 थे अब 11 हो गए। कहने का मतलब 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 51A तहत के साथ बाद भाग 4 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। दोस्तों पक गया है, इससे इस क्वेश्चन से इतनी बार आ चुके हैं। तो 11 मौलिक कर्तव्य थे। भारतीय संविधान, वही क्वेश्चन बार बार में रिपीट हो रहा है। चलो अब के बाद हम उस नए क्वेश्चन को ही पढ़ेंगे। आगे आते हैं, एक बार इसको देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो ये किया था इंदिरा गांधी ने। कब किया था? इंदिरा गांधी, आप जानते हो 1976 में भी इंदिरा गांधी थी। आगे आते हैं, कुछ हटके होना चाहिए क्वेश्चन, तभी पढ़ेंगे अपन। आगे आते हैं, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य है। आगे आते हैं, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया? अनुच्छेद 51 में। दोस्तों आप भी जान रहे हो कि बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 है। आगे आते हैं, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 है। इसके बाद आते हैं, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है? मौलिक कर्तव्यों का। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मानव के अवैध क्रय विक्रय और बालाश्रम का निषेध, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। जबकि कौन कौन सा है? सद्भावना और भाईचारे की भावना को पैदा करना, संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना, ये हमारे क्या है? मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए ये मानवों के अवैध क्रय विक्रय बालाश्रम, ये अनुच्छेद 23 में आते हैं और ये क्या है? मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है? ये अनुच्छेद 51 में है। आगे आते हैं, देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 48A में पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 52 को आप जानते हो, और भारत का राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट। आइए दोस्तों, अब तो नया कुछ चेंजेस हुआ है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण के और उसे संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण और उन्हें संदेश भेजने का अधिकार से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 86 है। अनुच्छेद 86 में यह वर्णन है। आगे आते हैं, देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति को किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में अभिभाषण देने और संसद को संदेश भेजने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है। और 352 में क्या वर्णन है? इसमें आपातकाल वर्णन है। इसमें 352 में क्या है? आपातकाल है। देखिए इसके बारे में, भारतीय संविधान के अनुसार 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल है, जबकि अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में आपातकाल लगाने का प्रावधान है राष्ट्रपति को, और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। आगे आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है, अनुच्छेद 53। नेक्स्ट आते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें ये शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ये एक और दोनों सही है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो ये राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है, 87, अनुच्छेद 87। भारत में
जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। देखिए, अनुच्छेद 61 में दिया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। निम्न में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो ये कौन सा है? अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, भारत में संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियाँ किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है, अनुच्छेद 53 के तहत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते हैं? तो राजपथ पर भाषण देते हैं भारत के राष्ट्रपति। देखिए दोस्तों, गणतंत्र दिवस बोले तो 26 जनवरी के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति राजपथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और भाषण देते हैं। सबसे पहले देखियो, 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा रावी नदी के तट पर लाहौर में झंडा फहराया गया था। इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया और हर साल 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है? अनुच्छेद 111 में। 111 में राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है, वीटो पावर का। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को वीटो पावर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में वर्णित है। वीटो पावर 3 प्रकार के होते हैं, पूर्ण वीटो पावर, निलंबकारी वीटो पावर और पॉकेट वीटो। वीटो पावर देखिए, विधेयक पर सहमति को रोकने की शक्ति को पूर्ण वीटो पावर कहते हैं। पूर्ण वीटो पावर में क्या है? विधेयक पर सहमति को रोकने की पूर्ण शक्ति राष्ट्रपति के अंदर होती है। निलंबनकारी वीटो पावर संसद को विचार के साथ या बिना किसी विधेयक को वापस करने की शक्ति को निलंबित वीटो पावर कहा जाता है। पॉकेट वीटो, विधेयक पर कार्रवाई न करके राष्ट्रपति किसी भी शक्ति को पॉकेट वीटो कहा जाता है। मतलब विधेयक पर कार्रवाई न करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 निम्न में से किस अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 123 अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश ने अधिनियमित करने की शक्ति देता है और राज्य में 213 के तहत है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है 213। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा करने के अधिकार देता है। इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो राष्ट्रपति को आपातकाल 352 के तहत देता है, 360 में वित्तीय आपातकाल है, 356 में राज्य का आपातकाल है, जबकि 358 में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है। आगे आते हैं, निम्न में से कौन सी शर्त भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने के लिए अनिवार्य नहीं है? तो देखिए, 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। ये कौन सा भाई संसद की? तो राष्ट्रपति को तो ये नियम है ही नहीं है, जबकि ये तो है, ये शर्तें। तो आगे आते हैं, भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है सर्वोच्च कार्यपालक। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? वह प्रधानमंत्री मंत्रालय की परिषद की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, रक्षा बलों का कमांडर होता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है भाई। यही इसका आंसर होगा, सत्य नहीं है ये। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है? एंग्लो इंडियन को, लेकिन अभी इसे निरस्त कर दिया गया है। आगे आते हैं, देखिए,
एक अनुच्छेद 100 वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनयन समाप्त कर दिया गया है। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णित है कि राष्ट्रपतियों पर महाभियोग ला सकता है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग ला सकता है। अनुच्छेद 61 के तहत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया वर्णित है? अनुच्छेद 61 में। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं? स्थानीय सरकार के मंत्री। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेगा? तो किस में वर्णित है? अनुच्छेद 74A में यह वर्णित है कि प्रधानमंत्री की सलाह वाली एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को सहायता प्रदान करेगी। आगे आते हैं। इनमें से किस भारतीय राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ? तो छत्तीसगढ़ में लागू कभी नहीं हुआ। झारखंड, तमिलनाडु और उत्तराखंड में हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रपतियों के नामों को उनके कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो देखिए, ज्ञानी जेल सिंह सबसे कम। तो दोस्तों इसमें पूछा हुआ है अवरोही क्रम में मतलब अब ज़्यादा से कम की ओर। तो ज्ञानी जेल सिंह का कार्यकाल ज़्यादा रहा। इसके बाद किसका रहा था? नीलम संजीव रेड्डी का, फिर फखरुद्दीन अली अहमद का, और डॉक्टर हुसैन मात्र 2 साल के लिए राष्ट्रपति बने थे। देखिए इनके बारे में। ज्ञानी जेल सिंह 1982 से 1987 तक रहे थे, और नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982 तक रहे थे, और फखरुद्दीन अली अहमद 74 से 77 तक रहे थे, और डॉक्टर जाकिर हुसैन ये 67 से 69 तक रहे थे। इस प्रकार इनका कालक्रम होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया? तो वे है बीबी गिरी। बीबी गिरी भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुना गया। इनको सन 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बीबी गिरी देश के तीसरे उपराष्ट्रपति तथा चौथे राष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता? तो किसे नहीं चुना जा सकता? राज्य के मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति नहीं चुनता है, इन्हें राज्य के राज्यपाल द्वारा चुना जाता है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रहा। भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। वह थल सेना, जल सेना और वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है? भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो उस समय के राष्ट्रपति थे। फिलहाल हम पूछे तो कौन है? अभी फिलहाल वर्तमान में राष्ट्रपति है, वही सुरक्षा बलों के कमांडर है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? चौथे राष्ट्रपति बराहगिरी वेंकटगिरी थे। नेक्स्ट आते हैं, देखिए इनको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए।
तीसरे कौन थे? जाकिर हुसैन थे 67 से 69। चौथे बीबी गिरी थे और सातवें ज्ञानी जैल सिंह थे। तो इसमें कौन सा पूछा है? चौथे पूछा है। तो चौथा कौन सा था? बीबी गिरी। नेक्स्ट आते हैं 25 जुलाई 2012 को प्रणब मुखर्जी ने भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। तो 2012 में प्रणब मुखर्जी ने 13वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था। 12वें कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति है। भारत के 14वें राष्ट्रपति है। नेक्स्ट आते हैं भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट आते हैं भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत पारित किए गए सभी विधेयक के अनुमोदन बाद ही लागू किए जा सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही लागू किए जा सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किससे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो राधा कृष्णन को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था। भारत रत्न 1954 में इनको मिल चुका था और राष्ट्रपति बने थे ये 1962 को। आगे आते हैं अब एपीजे अब्दुल कलाम को भी राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न 1997 में मिल चुका था। निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला था? तो किसने? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सबसे कम अवधि बोले तो मात्र 2 साल के लिए पदभार संभाला था। नेक्स्ट आते हैं इनमें से किसने राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था? एस राधा कृष्णन ने किया था। राष्ट्रपति बोले तो राजेंद्र प्रसाद के बाद एस राधा कृष्णन ने 1962 में पद ग्रहण किया था। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? 12 सदस्यों को। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? टोटल 14 थी, लेकिन अभी 12 है क्योंकि एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट लोकसभा में पेश किया जाता है, याद रखना इसको। आगे आते हैं निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। आगे आते हैं राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? 6 महीने तक। कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है अध्यादेश? 6 महीने तक। देखिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है और यह राज्य में लगभग 6 महीने तक प्रभावी रहता है। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष। नेक्स्ट, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है संवैधानिक प्रमुख। भारत का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति कौन? तो ये 2018 के अनुसार पूछा है, तो ये थे रामनाथ कोविंद। दोस्तों अभी कौन है फिलहाल, आप बताइए कमेंट में। आगे आते हैं निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति को चुनाव करता है का गठन कौन करता है? संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। भारत के राष्ट्रपति भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले पहले रामनाथ कोविंद कौन सा पदभार संभालेंगे? तो ये पहले कौन सा पदभार संभालते थे? तो ये उस टाइम पूछा है, तो बिहार के राज्यपाल थे पहले रामनाथ कोविंद। आगे आते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए नामित होने के पूर्व रामनाथ कोविंद निम्नलिखित किस पद से इस्तीफा देके दिया था इन्होंने? तो बिहार के राज्यपाल। दोस्तों कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्वेश्चन एक एग्जामिनर, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य से संबंध रखते हैं? बिहार से।
नहीं, उत्तर प्रदेश से रखते थे, क्योंकि पहले राज्यपाल रहते थे बिहार के, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आगे आते हैं। रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किसे पराजित किया? मीरा कुमार को। नेक्स्ट आते हैं। राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना बड़ी है? तो ये क्यों की जाती है दोस्तों? क्योंकि भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्यवाही या तो सकारात्मक या नकारात्मक करने की शक्ति होती है, इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है। ये किसी बिल पर पास करे तो करे, नहीं करे। आगे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो ये थे ज्ञानी जेल सिंह। भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति राष्ट्रपति द्वारा घोषित की जाती है, और वित्तीय आपातकाल आपको पता है 360 के अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 360 में। देखिए 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में ये संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन होता है, और 356 में वित्तीय आपातकाल है। राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है? तो जिस दिन से वह पदभार ग्रहण करता है उस दिन से 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना की जाती है, और ये कार्यकाल उसका अनुच्छेद 56 में वर्णित है राष्ट्रपति का 5 वर्ष के लिए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा? तो कौन नहीं रहा था? एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रहे थे, उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे। भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? राष्ट्रपति का किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट आते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव राज्यसभा के सदस्य करते हैं, संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है ये बताइए? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, 390 हो चुके हैं, 391, 400 पे हम बंद कर देंगे। राज्यसभा के सभापति कौन है? उस टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 में। आइए, श्री जगदीश धनखड़ राष्ट्रपति बोले तो उपराष्ट्रपति हैं राज्यसभा के सभापति। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसने अगस्त 2022 से राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया? तो ये जगदीश धनखड़ ने। नेक्स्ट, अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू थे 2020 में। नेक्स्ट आते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है। नेक्स्ट 395, भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा होता है? उपराष्ट्रपति होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। 2017 के चुनाव में उपराष्ट्रपति के पद के लिए यूपीए उम्मीदवार कौन थे? ये गोपाल कृष्ण गांधी थे। नेक्स्ट आते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय
उच्चतम न्यायालय लेता है। निम्नलिखित में से कौन पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति करता है। और ये अनुच्छेद 65 में वर्णन है इसका कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को संदेह वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु से अधिक हो, लोकसभा की सदस्यता का धारक हो, राज्यसभा की सदस्यता का धारक हो। तो ये गलत है, जबकि तीनों सही है। नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्यों के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता न रखता हो। तो ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 66 में। नेक्स्ट आते हैं संसद। तो दोस्तों संसद को हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। मिलते हैं, जब तक के लिए गुड नाइट। तो दोस्तों थोड़ा कमेंट और लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।